चलिए इसको करते हैं, लास्ट क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। जनरलाइज पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द डाइपोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, और स्पेसिफिक केसेस ऑलरेडी कर चुके हो आप। कौन सा स्पेसिफिक केस कर चुके हैं वो बता दें आपको जल्दी से। ये डिस्कस हो चुका है कि जब डाइपोल के एक्सिस पर कहीं निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस, किया जा चुका है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 2 टाइम्स के पी बाई आर क्यूब, 2 के पी बाई आर क्यूब, जब डाइपोल के एक्सिस पर निकालते हो, और डायरेक्शन वही होती है जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और एक और स्पेसिफिक केस ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में कि इसकी परपेंडिकुलर यानी कि इक्वेटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट साइड पर होता है, और ये वैल्यू तो ये 2 कर चुके हो। अब आज से आगे का पार्ट है जनरलाइज करना है, इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पर कोई जनरलाइज पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्सिस और इक्वेटर के अलावा कहीं भी हो सकता है, तो इसका तरीका दो मेथड से सॉल्व करने के। हम वो वाला मेथड ले रहे हैं जो आपकी बुक्स में है, यानी कि HCB में है। उसमें क्या करा जाता है कि किसी जनरलाइज पॉइंट पर निकालने के लिए ये जो डाइपोल मोमेंट है इसको हम रिजॉल्व करते हैं, कंपोनेंट मेथड सॉल्व करते हैं उसमें। तो आपको जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहां पर उसकी एक पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ डाइपोल। तो एक डायमेंशन आप ये ले लो, एक डायमेंशन वो होती है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और एक दूसरी डायमेंशन इसके परपेंडिकुलर। ये 2 डायमेंशन चूज करिए। अब इन 2 डायमेंशन के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। जो डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर है इसको ही रिजॉल्व करते हैं, और एक कंपोनेंट डाइपोल मोमेंट का इस डायरेक्शन में जनरेट हो जाता है, विच इज कैपिटल P मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, और उसी डाइपोल मोमेंट का दूसरा कंपोनेंट हमारा इस साइड पे होता है, विच इज कैपिटल P मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा। यानी कि हम इसमें 2 डाइपोल्स मान रहे हैं कि जो हमारा ओरिजिनल डाइपोल है वो बेसिकली 2 अलग अलग डाइपोल्स का रिजल्टेंट मान के चल रहे हो। अब जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, इस पॉइंट को अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू P cos थीटा देखें तो ये कौन सा पॉइंट माना जा सकता है? तो सबसे पहला स्टेप ध्यान देना है, क्योंकि ये देखने में तो सही लगता है, देखने में लगता है, बस जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आती है कि सबसे पहला स्टेप क्या करना है, डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व कर लिया जाए P cos थीटा P sin थीटा के फॉर्म में, और उसके बाद जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, एक P cos थीटा की वजह से और एक P sin थीटा की वजह से। P cos थीटा की वजह से क्योंकि ये पॉइंट ऑन P cos थीटा है, तो ये वाला केस बन जाता है डाइपोल के लाइन में, जहां 2kp बाय r क्यूब। तो जो डायरेक्शन P cos थीटा की है, इसी डायरेक्शन में हम 2 टाइम्स k P cos थीटा अपॉन r क्यूब, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंपोनेंट P cos थीटा है, और इस पॉइंट पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू द कंपोनेंट P sin थीटा। बट कंपोनेंट P sin थीटा की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अपोजिट आएगा। क्यों अपोजिट आएगा? क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इसके रिस्पेक्ट में। हाँ, इसके रिस्पेक्ट में इक्वेटोरियल है, P sin थीटा के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो जो डायरेक्शन P sin थीटा के है इसकी अपोजिट साइड पे चले जाएंगे, और ये इक्वेटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज K P sin थीटा ओवर r क्यूब, एंड देन फाइनली इन दोनों का एक रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आ जाएगी। तो वो आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और जब वो सब करोगे आप स्क्वायर रूट में इन दोनों का स्क्वायर जब ऐड करेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये k इंटू पी बाई आर क्यू बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, एंड 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को आप कह सकते हो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये पार्ट अपने आप करो आप, रिजल्टेंट जो निकाला है, ठीक, ओके। और जो डायरेक्शन बनेगी
मतलब इन दो कंपोनेंट्स की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका जो डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर वो इस P cos थीटा वाले कंपोनेंट से अल्फा एंगल पर हो, अल्फा एंगल विद P cos थीटा, तो पैरेललोग्राम लॉ लगाइए, इस साइड पर 2 kp cos थीटा बाय r क्यूब है और इसके परपेंडिकुलर साइड पर kp sin थीटा बाय r क्यूब है। इन दोनों को जब आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ऐड कर रहे हो तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और अगर वो इस 2 kp cos थीटा वाले से अल्फा एंगल पर है तो tan ऑफ अल्फा निकाला जा सकता है, तो दैट tan ऑफ अल्फा है या फिर अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ दिस kp sin थीटा अपॉन r क्यूब डिवाइडेड बाय 2 kp cos थीटा बाय r क्यूब, tan अल्फा की वैल्यू जो कि बेसिकली tan थीटा बाय 2। हाँ, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एंगल कैलकुलेट किया है वो विद रिस्पेक्ट टू p cos थीटा निकाला है, मतलब इस वेक्टर r जिसको आप वेक्टर r कह रहे हो उससे अल्फा एंगल पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि डाइपोल से उसका टोटल एंगल कितना बन रहा होगा, टोटल एंगल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डाइपोल थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा। हाँ, तो ये याद रखना है, मतलब जब अपना फॉर्मूला, मतलब अपनी फॉर्मूले की जब डायरी बनाएंगे तो उस डायरी में ये लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल मूवमेंट, मतलब हम एक्चुअली हम डायरेक्शन के लिए डाइपोल को रेफरेंस रखते हैं कि जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो हमारी रेफरेंस लाइन होती है, उसी रेफरेंस से हम सारे एंगल बताएंगे। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डाइपोल इज एट एन एंगल थीटा प्लस tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन न्यूमेरिकल्स में हम लिखेंगे या जिसको हमको याद रखना है वो ये कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जनरलाइज पॉइंट पर ये होगा और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जनरलाइज पॉइंट पर थीटा प्लस tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 होगा। बट ये एंगल किसके साथ मेजर किया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हम एंगल बता रहे हैं सर ओरिजिनल फील्ड के एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब डाइपोल से, डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से इतने एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किसी जनरलाइज पॉइंट पर, और थीटा क्या है इस क्वेश्चन में, तो थीटा मतलब क्योंकि जब हम अपना शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं ना, फॉर्मूले वाले नोट्स तैयार करते हैं तो उसमें ये लाइन लिखोगे, ये लाइन लिखोगे, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि थीटा क्या है। तो थीटा आप डाइपोल मूवमेंट से और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसकी जो पोजीशन वेक्टर है उनके बीच का एंगल। तो मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के समझा देता हूँ कि कैसे करना होगा इसको। एज एग्जांपल हम ये कह देते हैं कि डाइपोल हमारा वाई एक्सिस की तरफ है, सपोज डाइपोल कैपिटल P इज अलोंग वाई एक्सिस, और इससे लेट्स से 60 डिग्री एंगल पर किसी डिस्टेंस r पर आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या बनेगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। दो तरीके होते हैं, या तो ये रिजल्ट याद रखो ऑप्शन 1, या फिर एक काम करा जाए कि जो डेरिवेशन का तरीका है डेरिवेशन ही वहां रिपीट कर दी जाए, या तो डेरिवेशन को रिपीट कर दो या फिर आप रिजल्ट याद कर लो, दो में से जो सही लगता है। पर्सनली मेरे को रिजल्ट याद रखना उतना अच्छा नहीं लगता, मतलब इसको और इसको याद करें वो उतना बेटर फील नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे अगर क्वेश्चन करना होता है तो मैं डाइपोल को रिजॉल्व भी कर लेता हूँ। कैपिटल P को रिजॉल्व करते ही इस डायरेक्शन में P cos थीटा यानी कि P cos 60, तो इसकी वजह सुनो, तो डाइपोल के इधर वाले कंपोनेंट से, और ये सब मेंटल लेवल पे कर रहे हैं कि कैपिटल P का एक कंपोनेंट हमारा इस तरफ होगा P cos 60, जिसकी वजह से इसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2k P cos 60 P/2 अपॉन r क्यूब। ये ज्यादा आसान है, मतलब कि ये याद रखें, उससे कहीं ज्यादा आसान पड़ता है कि हम ऑन द स्पॉट इसको कर लें। और डाइपोल मोमेंट का दूसरा कंपोनेंट जो हमारा इस तरफ आएगा, वेक्टर P का एक सेकंड कंपोनेंट जो इस तरफ होगा P sin 60,
उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जो होगा P sin 60 का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और वो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कि P sin 60 √3/2 ओवर AP आर रूट क्यूब। 3/2 ओवर आर क्यूब। तो ये ज्यादा आसान पड़ेगा, इससे कि हम ये याद रखें और ये याद रखें तो मतलब नहीं बन रहा, उसमें अननेसेसरली दिमाग में बर्डन जाएगा। आप ये ज्यादा इजी मेथड है। इसके बाद रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो और उसका डायरेक्शन वायरेक्शन सब निकाला जा सकता है। सही लग रहा है या नहीं लग रहा है आपको? कि यस सर। Yes, sir. ठीक, ओके। कहीं पर भी निकालना होगा, सेम प्रोसेस है, मतलब आप ये ज्यादा इजी। हालांकि अभी तक तो कभी पूछा नहीं गया है, मतलब आज तक अपने जी मेन में एडवांस कहीं पूछा तो है इसको आज तक। जब भी क्वेश्चन आया है वो या तो इसके ऊपर आया है 2 kp/r³ के ऊपर, या फिर kp/r³ के ऊपर, मतलब बुक्स में है बट पूछा नहीं है, कभी नहीं पूछा। एक और एग्जांपल ले, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है, एग्जांपल 2, बट ये बड़ा फेमस एग्जांपल भी है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि डाइपोल is along the x-axis. Dipole is along the x-axis, and at which point, or you can say in which direction, यानी या फिर at what angle, ये कह लीजिए थीटा, at which point the resultant electric field is perpendicular to the dipole, ये क्वेश्चन पूछ रहे। at what angle, at which point the resultant electric field, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मिलेगी आपको। जरा ट्राई करके बताएं क्या आएगा। डाइपोल से कितने एंगल पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के परपेंडिकुलर साइड पर होगी। ये थीटा बताना है आपको कि डाइपोल से कितने एंगल पर जाएं ताकि इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो वेक्टर P के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसको समझना है, याद नहीं कर रहे हैं तो रूल के हिसाब से tan inverse √2 tan इनवर्स √2। हाँ ठीक है, ठीक है, सही आंसर है भाई। रूल के हिसाब से यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक कंपोनेंट इस तरफ और इस तरफ जो कंपोनेंट है, फिर से वही डेरिवेशन ही कर रहे हैं एक तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटेड इन द टू कंपोनेंट फॉर्म। वन कंपोनेंट विल बी along the r and the component which is along the r 2 k p cos theta by r cube। सेकंड कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू r जो कि इस तरफ आएगा k p sin theta by r cube। एक बार फिर से डेरिवेशन का स्टेप है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि रिजल्टेंट इज अलोंग द y डायरेक्शन, सो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज अलोंग y डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड इफ इट इज अलोंग द y डायरेक्शन तो थोड़ी सी मैथ यूज कर लेते हैं। ये थीटा एंगल, ये 90 एंगल, ये आपका 90 माइनस थीटा एंगल बन रहा होगा। बाकी थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएंगे तो इधर वाला एंगल थीटा प्रूफ हो जाएगा। इसको चेक कर लो, दिस एंगल थीटा। यस सर। यस सर। और फिर tan ऑफ थीटा, tan ऑफ दिस थीटा विल बी ये वेक्टर जो कि 2 kp cos थीटा बाय r क्यूब है, डिवाइडेड बाय ये वेक्टर जो कि kp sin थीटा बाय r क्यूब है। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस 2 kp cos थीटा अपॉन kp sin थीटा, अल्टीमेटली इट इज cot थीटा बाय 2 cot थीटा। सर 2 cot थीटा होगा। 2 cot थीटा। तो फर्दर आपका आंसर आ जाएगा tan थीटा बराबर √2।
इसके बाद दो टॉपिक्स और हैं जो डाइपोल से रिलेटेड है, वो है फोर्स एंड टॉर्क ऑन द डाइपोल। फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल। in the external field। तो इसमें ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्री एग्जिस्टिंग। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब कि ये डाइपोल लाने से पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल के आने से पहले। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल इंट्रोड्यूस किया, और जो डाइपोल हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है उस डाइपोल का जो ओरिएंटेशन है वो इसके साथ थीटा एंगल पर है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है वो नेचर वाइज आपसे कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म है, जिसका मतलब ये हुआ कि हर एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जैसा रहने वाला है। तो पहले से हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर एक डाइपोल को ला करके रखते हैं, और फिर पूछा जाता है कि जब ये डाइपोल उस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होगा तो इसके ऊपर कितना फोर्स आएगा और कितना टॉर्क आएगा। ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल को लाए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल पर क्या फोर्स लगेगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर क्या टॉर्क आएगी। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट चार्जेस के ऊपर हमने अपने सेकंड लेक्चर में ही पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पर फोर्स लगाने का काम करता है। तो अगर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर आप डाइपोल लेकर के आओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव में अलोंग द फील्ड होगा, नेगेटिव तो अपोज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड will exert force on the positive charge along the direction of electric field and that is Q into E। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के नेगेटिव चार्ज के ऊपर लेफ्ट साइड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड भी Q into E होगा। So this is effect of the electric field that it will create forces on the positive and negative charges. Both the forces will be of same magnitude but in the opposite directions, and therefore the net force on this dipole will be QE are equal and opposite charges. Net force on the dipole is 0. कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। ये ध्यान रखना होगा, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को लेकर के जाओगे, पहला इंपैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है कि वो उन चार्जेस पर फोर्स लगाए। सर तो मतलब ये इस पूरे डाइपोल पर 0। हाँ तो मतलब ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा? नहीं, हाँ देखिए इक्विलिब्रियम बोलना अभी सही नहीं है क्योंकि इक्विलिब्रियम टॉर्क आएगा ना, लेकिन जीरो होना चाहिए। हाँ सेंटर ऑफ मास मतलब अपना रहेगा रेस्ट। हाँ वो मैकेनिक्स का प्रिंसिपल्स हैं। नेट फोर्स 0 है, अभी हम टॉर्क भी देखना होगा ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए दोनों बातें 0 होनी चाहिए। यस सर। इन ऑल डायमेंशंस में। हाँ एक बात और क्लियर कर, सुनिए एक बात और क्लियर कर दे। नेट फोर्स 0 होने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मिटी के साथ है, मतलब कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के पास, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी। मतलब आप इसको ये गारंटेड ना मान ले कि डाइपोल पर नेट फोर्स हमेशा ही 0 आए। सपोज करो कि हम इस डाइपोल को एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाए जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, देखिए पिछली 3-4 क्लासेस में हम लोगों ने कई सारे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं। कौन सा ऐसा सिस्टम था जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म जनरेट होती है? तो याद दिलाऊं आपको, सिर्फ एक ही चार्ज अभी तक आपने ऐसा पढ़ा है पिछले 3-4 क्लासेस में जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और वो रिकॉल कराता हूं आपको, वो था एक इनफाइनाइट सरफेस। यस सर। यस एक इनफाइनाइट सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसका यूनिफॉर्मिटी होती है उसके अंदर, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में डिस्टेंस का कोई टर्म नहीं होता, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसके अलावा जिसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप याद करो, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला kq/r², मतलब अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सब डिस्टेंस पे डिपेंडेंट क्वांटिटीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके की हो सकती है, एक जो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और एक जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा किसने है,
कौन से टाइप ऑफ चार्ज ने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया था। तो अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसका स्ट्रेंथ, उसकी मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ है। अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती और यहाँ पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड होती, तो ऑब्वियसली इधर ज्यादा फोर्स लगती, इधर कम फोर्स लगती, तब ये आंसर 0 नहीं आ रहा होता। मतलब ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ओनली व्हेन आप कह सकते हो कि ये सिर्फ तभी है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेचर वाइज यूनिफॉर्म हो। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस की हुई हो, एक इनफाइनाइट सरफेस ने प्रोड्यूस की हुई, तब तो नेट फोर्स 0 आएगा। बट यहाँ पर टॉर्क बनेगी कुछ, क्योंकि दो फोर्सेस जब इक्वल और अपोजिट है तो ये पेयर ऑफ फोर्सेस हो गए, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये कपल्स के फॉर्म में जाते हैं। इससे फोर्स Yes, कपल sir. हो जाएगा। कपल यानी कि टॉर्क, और टॉर्क जब ऐसे केसेस में निकालते हैं तो वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो फोर्स है और यहाँ पर जो फोर्स है, इन दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, अगर डाइपोल की लेंथ L मान ली जाए और ये एंगल थीटा है, तो ये वाले फोर्स में और ये वाले फोर्स में जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्लियरली L sin थीटा है। सो दैट टॉर्क की जो फंडामेंटल डेफिनेशन है उसके हिसाब से फोर्स मल्टीप्लाइड बाय L ऑफ sin थीटा इज द टॉर्क। बट टॉर्क हम लोग हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करते हैं, तो ये टॉर्क भी किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, टॉर्क अबाउट समथिंग, तो दैट इज द कपल। और टॉर्क अबाउट, क्वेश्चन है अबाउट विच पॉइंट, किसके, मैकेनिक्स रिकॉल करते हैं यार, सर मैकेनिक्स अबाउट एनी पॉइंट हो सकता है क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 है। राइट, रोटेशनल मैकेनिक्स में ये बात कही गई थी कि जब रिजल्टेंट फोर्स कहीं 0 होता है तब रिजल्टेंट टॉर्क का इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको कैलकुलेट किस पॉइंट के अबाउट कर रहे हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करेंगे सेम टॉर्क आती है। सो दैट इज अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट द सेंटर ऑफ डाइपोल, अबाउट द any arbitrary point of the dipole, even about a point which is not on the dipole, कोई रैंडम पॉइंट कहीं भी निकालोगे सेम टॉर्क आएगा। थ्योरी के लिए आप रोटेशनल मैकेनिक्स में जा सकते हो, देख सकते हो। और F इज Q इंटू E, फोर्स को हम Q इंटू E लिखेंगे तो ये चीज वैल्यू बन जाती है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू L इंटू साइन ऑफ थीटा। और बाय डेफिनेशन चार्ज इंटू दिस लेंथ, मतलब चार्ज इंटू द लेंथ, बाय डेफिनेशन इसको हम डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं कैपिटल P, and therefore it is capital P into E into sin of theta, magnitude of torque PE sin theta, जिसमें ऑब्वियसली थीटा जो हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल मोमेंट है जिसकी डायरेक्शन -चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है, डायरेक्शन कैपिटल P वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा हुआ, ये डेफिनेशन हो गई टॉर्क की, PE sin थीटा। और ये वेक्टोरियल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, टॉर्क को अगर हम चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल आप बताएंगे कि टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में आएगा, ये मतलब डायरेक्शन का मतलब ये क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहा होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहा होगा। क्लॉकवाइज इधर राइट साइड फोर्स है, इधर लेफ्ट साइड फोर्स है, तो इसमें जो टॉर्क जनरेट होगी वो ऐसे क्लॉकवाइज। और अगर टॉर्क क्लॉकवाइज है तो इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क राइट हैंड रूल से इनसाइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स, राइट हैंड के फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाइए, आपका थंब इनसाइड जाएगा, सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इनटू द प्लेन इनसाइड। अब उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो वो नेगेटिव जेड एक्सिस, अगर हमारा ये प्लेन XY हो तो इनसाइड डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस हम कहेंगे टॉर्क की डायरेक्शन। इस टॉर्क को वेक्टोरियल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बिकॉज PE sin थीटा से मुझे वेक्टर का एक कंसेप्ट याद आता है, एंड दिस टॉर्क इन द वेक्टोरियल फॉर्म कैन बी रिटन एज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट सर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जैसा फॉर्मूला बन गया था। हाँ वही बन गया AB sin थीटा टाइप, एंड देयरफॉर टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू P क्रॉस E वेक्टर। तो ये एक तो स्कूल लेवल की डेरिवेशंस हैं, पहले बता दें आपको स्कूल लेवल की डेरिवेशंस भी पूछी जाती हैं और फिर जेईई में हमारे को इसके ऊपर बेस्ड, इसके ऊपर एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे बढ़े उसके पहले ये बात समझ में आ जानी चाहिए, देखो कि जब कभी भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइपोल को लाओगे, उसको प्रेजेंट करोगे, पहला रिजल्ट उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 आएगी, इररिस्पेक्टिव की डाइपोल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एंगल है। किसी भी एंगल पर डाइपोल को लाएंगे रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, एज लॉन्ग एज
इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जब तक ये यूनिफॉर्म है तब तक आप चाहे उसको 30 डिग्री पर रखिए, 60 डिग्री पर रखिए, 40 डिग्री पर रखिए, नेट फोर्स जीरो। बट आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने एंगल पर रख रहे हो, उस एंगल पर डिपेंडेंट टॉर्क जनरेट होगा, पीई साइन थीटा। मतलब कि टॉर्क कितना लगेगा ये इस बात पर जरूर डिपेंड कर रहा है कि एंगल क्या है इन दोनों के बीच में। फोर्स तो परमानेंटली जीरो है, इसीलिए ये एक नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्योंकि एक फोर्स जीरो आ रहा है बट टॉर्क जीरो नहीं आ रहा। लेकिन दो स्पेशल केसेस होंगे जहां पर टॉर्क भी जीरो आएगी। अगर टॉर्क पी साइन थीटा है तो थीटा की दो ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जहां से ये वैल्यू जीरो बन जाती है टॉर्क, और वो दो वैल्यूज कौन सी होंगी देखते हैं। जीरो और पाई। जीरो और पाई। जब डाइपोल अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग रहेगा सर इसमें। along या यानी कि- opposite? राइट, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन एंड वी ब्रिंग अ डाइपोल इनसाइड इट एंड डाइपोल इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी ब्रिंग द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा मतलब एंगल बिटवीन देम थीटा इज जीरो, एंड व्हेन थीटा इज जीरो टॉर्क इज जीरो। फोर्स पहले से ही जीरो था, टॉर्क भी जीरो हो गई। एंड सेकंड केस, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सपोज राइट साइड and we bring the dipole in the opposite direction of electric field, theta is 180 degree, again the torque is zero। यानी इन दो केसेस में कहा जा सकता है कि यहां पर भी फोर्स और टॉर्क दोनों चीजें जीरो हैं, यहां पर भी फोर्स और टॉर्क दोनों चीजें जीरो हैं, तो ये भी इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, दोनों ही इक्विलिब्रियम के मोड में। लेकिन ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, both are equilibrium when the dipole is parallel to electric field, it is in the equilibrium state, force and torque both are zero। when the dipole is against electric field then also force and torque are zero, मतलब again equilibrium। और यहां पर एक पॉइंट समझने वाला है, देखिए यहां पर एक पॉइंट क्या समझने वाला है कि जो डाइपोल है उसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है उसका नेचर समझो आप, फंडामेंटल नेचर ऑफ दिस टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क है उसका नेचर, ये डाइपोल को इस तरीके से रोटेट करना चाहेगा, सेंस ऑफ टॉर्क कुछ ऐसी आएगी कि ये डाइपोल रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोइंसाइड कर जाए। नोटिस करिएगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, जिस तरीके की टॉर्क लग रही है उस टॉर्क के हिसाब से अगर डाइपोल को रोटेट करने के लिए अलाउ कर दो आप कि चलो भाई रोटेट कर जाओ, तो रोटेट करके पॉजिटिव वाला चार्ज यहां पर आ जाएगा, नेगेटिव वाला चार्ज यहां पर आ जाएगा। मतलब जो डाइपोल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहता है, फंडामेंटल नेचर ऑफ डाइपोल। इसका ये नेचुरल बिहेवियर है, ध्यान रखना, डाइपोल का नेचुरल बिहेवियर इज अलाइनमेंट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। द फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ डाइपोल, अपने आप लिखेंगे इसको, द फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ डाइपोल इज टू अलाइंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट इसमें? No, sir. डाइपोल नो सर। पक्का पक्का? यस सर। सर वो जो आपने कपल वर्ड यूज किया है वो बेसिकली यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है? एक्चुअली यार इसी को कपल बोलते हैं, फोर्सेस, इक्वल अपोजिट फोर्सेस के पेयर को ही कपल बोलते हैं, कपल नहीं समझते? ओके सर लेकिन ये साइकिल रिपीट होती रहेगी ना, क्योंकि सर जैसे मतलब उसमें कुछ ओमेगा जनरेट हो जाएगा जब वो करेगा, और वो मतलब एक बिल्कुल मोमेंट सही के लिए बात है, आएगा फिर करने लगेगा। वो बिल्कुल सही बात है। मैं सिर्फ एक नेचर बता रहा हूँ कि डाइपोल जो होता है वो ये चाहता है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन कर जाऊं, ये इसका नेचुरल बिहेवियर है जिसके ऊपर कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। उसके इस बिहेवियर की वजह से बहुत सारे फिजिक्स में इवेंट्स हो रहे हैं, वो भी उनको समझना है मुझे। सर जो इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल होता है कि अनस्टेबल? वो उस पर डिस्कस कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम के नेचर पे अभी डिस्कशन होगा कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। अभी हमने सिर्फ फंडामेंटल पॉइंट से डिस्कस किए हैं, और अभी जो इन्होंने डाउट रेज किया है, पहले तो उसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन जनरेट कर दूं। पहले तो सिर्फ इतने पॉइंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे और आंसर देना। सपोज प्रॉब्लम है यार, ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स डायरेक्शन गिवन, देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स डायरेक्शन, देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स डायरेक्शन। प्रॉब्लम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज डायग्राम से काम चल जाएगा।
a dipole consisting of two particles, a dipole consisting of two particles with a masses 2m and m and charges minus q and plus q. There exists a uniform electric field, a dipole with the following specifications and a total length of L is released at rest. This dipole is released at rest. क्वेश्चन नोट कर लिया, मतलब कुछ छूटा तो नहीं अभी? कर लिया नो सर। सर। यस सर। ओके, दिस मतलब ये एक तरीके का रॉड टाइप की चीज है। दिस इज मासलेस, ये जो पोर्शन है मतलब एन लेंथ इज मासलेस। सो मासेस सिर्फ यहाँ पर है, डाइपोल्स के पास मासेस है, चार्जेस के पास मासेस है, बीच में कोई मास नहीं है। रेस्ट पर रिलीज किया गया। फर्स्ट पार्ट, व्हाट विल बी द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन? फर्स्ट पार्ट, व्हाट विल बी द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन? और एक एक पार्ट का आंसर दें ताकि ये समझ में आए कि इस कंसेप्ट की क्लैरिटी हो चुकी है। इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ? कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे इसके लिए? टॉर्क डिवाइडेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालते हैं? सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सुनो, वो अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन और क्लियर होती है। अगर तो ये डाइपोल कहीं क्लैंप है तो जिस पॉइंट पर क्लैंप होगा वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सर डाइपोल यस सर, मतलब ये समझ में नहीं आया। जो डाइपोल हम ऐसा कर, हम एक फिजिकल धागे से बांध के क्लैंप कर देंगे भाई। एक जैसे ये चौक है, हम इस चौक के दोनों तरफ एक दो पार्टिकल लगा के और इसको एक बीच में उसमें कील लगा करके इसको क्लैंप नहीं कर सकते, नेल लगा करके। डाइपोल के बीच तो कुछ होता नहीं सर, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अरे भैया ये प्रॉब्लम है, मैंने कहा ना एप्लीकेशन देखी जा रही है। डाइपोल वैसे तो एटॉमिक लेवल की चीज है, तो अब हम एटम के अंदर घुस करके तो क्लैंप करेंगे नहीं। ये आपका एक आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई हमने अगर मान लो डाइपोल हम तैयार कर ले फिजिकल लेवल पर और उसको ये सब करें, ये समझो आप ये न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक की जा रही है हमारी। तो अगर ये डाइपोल क्लैंप है फिर देखो आप गलती कर रहे हो। ये क्यों सोचते हो कि ऐसा नहीं हो सकता? भाई होगा कि नहीं होगा ये प्रॉब्लम बनाने वाले पे छोड़ दो, हम क्यों दिमाग लगाए वहां पर? जी सर। सर क्वेश्चन में क्लैंप है, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये यहाँ क्लैंप नहीं है, मतलब ये डाइपोल फ्री है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कंसेप्ट की। अगर ये क्लैंप होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट के अबाउट निकालना होगा जहां पर ये क्लैंप है। बट अगर ये क्लैंप नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर उस पॉइंट के अबाउट निकालिए जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। ये पूरा कंसेप्ट रोटेशनल मैकेनिक्स में है। यस सर, तुम मैकेनिक्स का कुछ नहीं। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालने, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये डाइपोल जो है वो फ्री है, क्लैंपिंग नहीं है, इसके अंदर कोई हिंज नहीं है। नाउ टॉर्क उसका फिक्स फॉर्मूला है, Q मतलब डाइपोल मोमेंट व्हिच इज चार्ज इनटू लेंथ इनटू E sin थीटा डिवाइडेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। पहले आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। इसके अंदर मास से 2m और m है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा पहले ये पता करिए। सर 2m वाले से L/3 L/3 फ्रॉम 2L। और ये सब मैं सॉल्व नहीं करने वाला यार, पहले बता दूं। 2m वाले से L/3 पे होगा तो इधर से 2L/3 पे होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल्स मान करके निकालना है। कुछ लोग एग्जाम प्रेशर में रॉड का फॉर्मूला लगा देते हैं ml²/12, उनको लेंथ दिखती है तो ml²/12। तो ये सब गलतियां नहीं करनी है। 2m L/3 उसका डिस्टेंस हो गया, प्लस इधर वाला m मास और उसका डिस्टेंस है 2L/3, m × 2L/3 का स्क्वायर। तो ये आएगा इसका अल्फा, फर्स्ट केस। चलिए सेकंड पार्ट। What will be the angular speed of dipole? What
will be angular speed of a dipole when the dipole is parallel to electric field. What will be angular speed of dipole when it is parallel to the electric field for the first time? The root under 6 kq square by ml cube. ध्यान से बच्चे, The root अल्फा निकालेंगे. yes. What will be angular speed of this dipole when it is parallel to the electric field for the very first time? मोशन हो रहा है ना सर, मतलब वो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r वाला कॉन्सेप्ट. ओके. और इसमें एनर्जी भी कन्वर्ट कर सकते हैं. एनर्जी का भी मैं कंसेप्ट पढ़ा नहीं, तो उसके बाद अगर आपने पढ़ा रखा है तो कर सकते हो, बट हम लोगों ने पढ़ाया नहीं है, तो मैं एनर्जी से नहीं करूंगा इसको. और जो लॉजिक्स हैं, क्योंकि देखो लगातार आपसे कह रहे हैं कि इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत कम है. इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मेजर पार्ट आता है जब कैपेसिटेंस पढ़ना स्टार्ट करोगे आप, तो लगता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं. यहाँ तो सिर्फ फोर्स, टॉर्क और वही सब चीजें. चलिए सेकंड पार्ट ओमेगा, जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल हो चुका होगा क्या बनेगा? मतलब ये वाला चार्ज यहाँ पे आ जाए और ये वाला चार्ज यहाँ पे आ जाए, तो उस समय इसमें ओमेगा कितना होगा, एंगुलर स्पीड. दो तरीके हैं. तो अल्फा निकाल के कर सकते हैं. तो अल्फा तो निकाल लिया है, लेकिन ये अल्फा कांस्टेंट नहीं रहेगा ना, बिकॉज अल्फा फंक्शन ऑफ थीटा है. इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बदलेगा वैसे वैसे अल्फा बदलेगा, यानी कि एक वेरिएबल एक्सेलरेशन का मोशन होगा. यस सर, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाय थीटा करना पड़ेगा. हाँ, तो एक ऑप्शन वो है, मतलब एक ऑप्शन ये है कि अल्फा को हम कैलकुलस का यूज करें, जिसके हिसाब से अल्फा को ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, तो ये क्यू एल ई अपॉन, एक ऑप्शन ये है. और नीचे जो वैल्यू बन रही होगी इसको देखना पड़ेगा कितना वैल्यू, मतलब जो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा होगा ना, कैपिटल आई लिख दे रहे हैं, उसको सॉल्व बाद में करेंगे. और साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा. रिजल्ट समझ में आ रहा है कौन सा कर रहे हैं? ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, अल्फा की वैल्यू. यस. और फिर इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो फ्रॉम इनिशियल वैल्यू थीटा टू द 0 डिग्री एंड देन फ्रॉम 0 टू ओमेगा. एक ऑप्शन तो ये आ रहा है, ऐसे कर सकते हैं. देखते क्या आंसर आएगा जरा एक बार. इसका आंसर प्रॉपरली लाके देखते हैं क्या बन रहा है यार भाई. सर 3 PE by ml square 1 minus cos theta, कुछ ऐसा आ रहा है. ठीक है, अभी एक आंसर था दिया था, दिया था, किसने दिया था एक आंसर, जो अभी कुछ और लॉजिक दे रहे थे. अंडर रूट में होगा सर मेरा वाला जो बोला था पूरा. बट जो भी आंसर आएगा वो थीटा पे तो डिपेंडेंट आंसर आएगा ना सर. यस सर. इसके पहले आंसर किसने दिया था? प्रणव तुमने दिया था. यस लेकिन शायद तुम्हारे आंसर में थीटा नहीं था ना कुछ. सर मैंने एग्जैक्ट पैरेलल वाला दिया था, तो थीटा मतलब उसमें ऐसा आएगा नहीं. नहीं, अगर हम थीटा एंगल पर डाइपोल को रेस्ट पे छोड़ेंगे तो जब वो थीटा तो सीधा हो आएगा, जाएगा, तो जब आंसर वर्टिकल तो से थीटा छोड़ेंगे पे तब नहीं आएगा सर. थीटा पे डिपेंड. हाँ, ये मतलब इसमें कितनी स्पीड आएगी ये इस बात पे तो डिपेंड करेगा ना कि आपने इसको कितने एंगल पर स्टार्ट किया है. यस सर. यस सर. लॉजिकल बात. आएगा आंसर. सर अंडर 3 QLE 1 minus cos theta. यही आ रहा है सर. हाँ यस सर. राइट. अब हम चाहें तो इस क्वेश्चन में एक पार्ट आपके लिए और ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल बनाने के लिए, थोड़ा सा और क्रिएटिव क्वेश्चन जनरेट करना होगा कि जब ये डाइपोल सीधा होगा तो यहाँ पर 2m मास आ जाएगा और यहाँ पर ये m मास होगा, और ओमेगा निकाल लिया हमने काइनेमेटिक्स का यूज करके, एनर्जी नहीं यूज की. इस टाइम सपोज ये दोनों मासेस किसी रॉड से कनेक्टेड है, मान लेते हैं किसी रॉड से कनेक्टेड है. क्या हम ये निकाल पाएंगे कि इस टाइम रॉड में टेंशन फोर्स कितनी होगी?
जब ये डाइपोल सीधा होगा तो रॉड पे कितनी टेंशन फोर्स होगी, क्या ये निकाला जा सकता है? यस सर। यस सर। क्या लॉजिक लगाओगे रॉड में टेंशन निकालने की? सर उस पे दोनों सेंटर ऑफ मास में फोर्स ले लेंगे और एक 2m ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, टेंशन यस सर वही करेंगे। मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन यस यस सर। सर कि ये जो 2m मास है इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनेगी। यस सर क्या बनेगी इक्वेशन? देखो जरा थर्ड पार्ट 2m ओमेगा स्क्वायर। नोटिस करना। एक मिनट, इसमें टेंशन अंदर की तरफ, लेकिन साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज वाली फोर्स भी तो आएगी। इसमें T पॉजिटिव माइनस QE। हाँ, इसमें पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा, टेंशन अंदर की तरफ आएगी। टेंशन माइनस QE ये इसका रिजल्टेंट फोर्स हुआ और ये इसके सेंट्रीपिटल फोर्स को मैच करना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब है 2m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। L/3। रेडियस हाँ, रेडियस सेंटर ऑफ मास से देखा जाएगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रोटेशन होगी। L/3। सो हियर वी कैन फाइंड आउट टेंशन इन दिस रॉड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसको हम क्या कहें कि ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है? बताओ क्या बोला जाए? मैकेनिक्स का। फिर अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम तो सिर्फ इतना था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्जेस पर फोर्स लगता है जिसकी वजह से टॉर्क वर्क बन गई। अब बाकी तो मैकेनिक्स ही है। सर हम्म टेंशन के साथ एक म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा? वो भी होगा, अगर वो कंसीडर करना है तो होगा, बिल्कुल होगा। सर एक बात पॉइंट इज वैलिड। सर पॉइंट इज वैलिड। इन दो चार्जेस के बीच में आपस में भी एक फोर्स आएगी, बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है। यस सर। यस सर। हाँ, मतलब यहाँ पर जो चार्ज, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपस में कोलम्बिक लॉ से अट्रैक्ट भी होंगे, राइट? तो उसको भी ऐड कर लेते हैं, प्लस कोलम्बिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, वो ऐड कर लीजिए। बिल्कुल सही बात है। नहीं सर, वो कह रहे थे सर, मान लीजिए पैरेलल हो गया डाइपोल आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के, हाँ जब क्लैंप नहीं किया है आपने रॉड से, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा हाँ है, हाँ सेंट्रीपिटल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक कोलम्बिक अट्रैक्शन और एक क्यूई वाला दे रहा होगा। ये रॉड में टेंशन तो आएगी ना, क्लैंप करे चाहे ना करे। मैं कह रहा हूँ मान लीजिए रॉड नहीं रहेगी, रॉड है ही अच्छा नहीं। रॉड में सर तब तो दोनों चिपक जाएंगे आके। हाँ अच्छा भाई, अगर रॉड नहीं है तो फिर ये दोनों चार्जेस हम ये इंश्योर कैसे करेंगे कि ये इनके बीच की लेंथ हमेशा L रहेगी? अलग ही मोशन होगा सर, अजीब सा। एक यस सर, यस सुनने डाउट तो आ गया, डाउट तो आता है, जेन्युइन डाउट है ना। यही था मतलब। हाँ हाँ ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 पार्ट्स हो गए। चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में ये कह रहे हैं कि सपोज जब हमने डाइपोल को छोड़ा था तो ये एंगल थीटा काफी छोटा एंगल था। फोर्थ पार्ट, डाइपोल वाज रिलीज्ड एट अ वेरी स्मॉल एंगल। सपोज द डाइपोल वाज रिलीज्ड एट अ वेरी स्मॉल एंगल, थीटा वाज वेरी स्मॉल। यस सर। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एक बार फिर SHM आएगा यहाँ पर। सर यहाँ पे अगेन रॉड से बंधे हुए हैं। हाँ रॉड है, रॉड के बिना वो रुकेंगे नहीं एक्चुअल में। मतलब फिजिकल लेवल पे देखिए, एटॉमिक लेवल पे छोड़ दीजिए, वहां बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। फिजिकल लेवल पे जहां भी डाइपोल्स होंगे उन दोनों चार्जेस को एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर रखने के लिए हमें कोई एक रिजिड बॉडी चाहिए वहां पर, और इसीलिए रिजिड बॉडी डायनेमिक्स कराई जाती है। सर वाला पार्ट एक बार रिपीट कर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और उसके अंदर हमने डाइपोल को थीटा एंगल पर रेस्ट की कंडीशन से छोड़ा है। एट थीटा एंगल रेस्ट की कंडीशन से, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, मासेस में डिफरेंस जरूर है इनके 2m और m, चार्जेस में कोई डिफरेंस नहीं एक्सेप्ट द साइन, ये प्लस माइनस है। वो रेस्ट की कंडीशन से छोड़ने पर ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा। टाइम पीरियड क्या होगा उसका? ऑसिलेटरी मोशन क्यों करेगा उसका भी रीजन है, और फिर टाइम पीरियड। सर ग्रेविटी का लेना है फिर? नहीं ग्रेविटी नहीं इसमें ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, नो ग्रेविटी। वो अगर उसको प्रॉब्लम है बोलेंगे। ऑसिलेशन पे इसलिए करे, रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा।
टॉर्क की क्या डायरेक्शन बन रही है, अभी डिस्कशन हुआ था हम लोग का, टॉर्क इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज। सर जब वो Clockwise. पैरेलल होकर नीचे जाएगा तो वापस जाएगी रिस्टोरिंग और टॉर्क। कितना आ रहा है, एक मिनट, वो टॉर्क आ कितना रहा था, फॉर्मूला कहता है कि टॉर्क इज कैपिटल P मतलब डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन थीटा, E साइन थीटा, बस क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल एंगल पर छोड़ रहे हैं इसको, तो SHM कर सकते हैं। तो फिर वो E थीटा हो theta. जाएगा और वो माइनस के Theta. साइन में थीटा हो जाएगा। साइन थीटा को थीटा कितने, साइन थीटा को थीटा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, यस सर। और टॉर्क और थीटा अपोजिट है, व्हेन थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज द टॉर्क इज क्लॉकवाइज, these two are opposite therefore a negative sign। क्या ये एंगुलर एसएचएम की कंडीशन नहीं है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस राइट, इसीलिए हमने बार बार आपसे कह रहे हैं कि एसएचएम जरूर पढ़ते रहिए, और जब इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर लेते हैं यानी कि अल्फा, तो माइनस कैपिटल P इंटू ई डिवाइडेड बाय दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू थीटा। और अगेन मैं नहीं बताऊंगा, एसएचएम के अंदर इस टर्म को कहा जाता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर, यस सर। और Yes, इससे हम sir. टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, सो इट इज 2 पाई रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय पीई, ये बन जाता है। अब उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लीजिएगा, अभी पीछे एग्जांपल में करके दिखा चुके हैं कैसे करना है। क्या इसमें कोई ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा यार, मतलब डाइपोल में? Fnet नहीं तो ट्रांसलेटर नहीं है। यस सर होगा ट्रांसलेटरी सर। हाँ होगा सर। नेट फोर्स जीरो है? नहीं नो सर। सर पर जब वो पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तब कुछ इंस्टेंस के लिए होगा। क्या क्या होगा बताओ? सर सर बस ये बता दीजिए, सेंटर ऑफ मास भी इनिशियली रेस्ट पे था ना, मतलब हाँ, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तब तो नहीं होगा। होगा सर? तो नहीं होगा ना। नहीं होगा ट्रांसलेशन, सिर्फ रोटेट करेगा। उतनी लग रही है ना, फोर्स तो जीरो होगा यार। देखिए आपसे मैंने क्या स्टेटमेंट कहा कि डाइपोल की ओरिएंटेशन कुछ भी हो जाए उसका नेट फोर्स जीरो रहेगा। यस तो जब डाइपोल सीधा हो जाएगा तब भी नेट फोर्स जीरो है, जब डाइपोल टेढ़ा है तब भी नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स तो कभी आएगी ही नहीं। यस सर, इसीलिए ट्रांसलेशन जीरो होगा। हाँ, इसीलिए सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन आएगी नहीं, परमानेंटली रेस्ट पर रहेगा सेंटर ऑफ मास। इसके बाद आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, यहां डिस्कस करते हैं। वर्क एनर्जी पावर में ये डिस्कस हुआ जाए, वर्क एनर्जी पावर में कि दैट वर्क बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कांसेप्ट फ्रॉम द वर्क एनर्जी पावर, कोई नया कांसेप्ट नहीं है। चलिए, एक तो ये हो गया फॉर्मूला। नाउ अब अगर हम फिर से ऐसे मान लें कि हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई रखा हुआ है जो कि यूनिफॉर्म है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार यूज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो भी हम करेंगे क्वेश्चंस। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज करते हैं कि एक डाइपोल रखा गया है एट θ1 एंगल, θ1 एंगल पर हमने मान लो कोई डाइपोल रखा, पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज यहां पर। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डाइपोल के ऊपर टॉर्क आएगी, यस सर, जिसकी वजह से ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा। तो θ1 हमारा इनिशियल ओरिएंटेशन है, मतलब ये डाइपोल वाज इनिशियली एट θ1 एंगल, जब इसको छोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क की वजह से डाइपोल रोटेट करना स्टार्ट कर देगा और कुछ टाइम के बाद
डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल रिड्यूस कर जाएगा और वो नया एंगल मान लेते हैं θ2 हो गया। हमारे को पूछा यह जा रहा है कि इस इंटरवल में वर्क कितना किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने। डाइपोल θ1 एंगल पर था, टॉर्क लगने की वजह से उसका एंगल चेंज होकर के θ2 हो गया। अगर तो θ1 से θ2 के जाने के प्रोसेस में इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या काम किया होगा, वर्क डन क्या रहा होगा, तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप नोटिस करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पे फोर्स लगा रहा है या टॉर्क लगा रहा है? जाइए सर। टॉर्क तो वर्क और टॉर्क में रिलेशन होता है, दैट इज इंटीग्रल टॉर्क डी थीटा। डी थीटा, यस सर। हाँ, फोर्स में एफ डी एस लिखते हो, टॉर्क इनटू डी थीटा इज द वर्क डन बाय द टॉर्क। एक बार फिर से, समझ पा रहे क्यों आपसे बार बार इस चीज को मैंने कहा है, हमेशा बोला हुआ है 12th स्टार्ट करने से पहले कि 2 चैप्टर हमेशा रिवाइज होने चाहिए आपके, एक वर्क एनर्जी पावर और एक एसएचएम। यस कितना आएगा आंसर यार ये? एक बार, और टॉर्क इज पीई साइन थीटा, एक बार करके देखो ना क्या आंसर आएगा, एक बार ट्राई करो आप, टॉर्क इनटू डी थीटा करके क्या आंसर बन जाएगा इसमें, देखिए भाई। PE cos theta 2 minus cos theta 1. Q वैल्यू 1 minus cos फ्रॉम इनिशियल लिमिट θ1 टू फाइनल लिमिट θ2 करके देखो, टॉर्क को देखो पीई साइन थीटा, टॉर्क PE इज cos theta 1 साइन minus cos थीटा, theta 2. पीई यहाँ पर साइन थीटा आएगा, साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, cos theta 1 minus theta, cos theta 2 minus theta. यहाँ तक ठीक है? बोलो। इसमें एक प्रॉब्लम हुई है, क्या? आप बता पाएंगे कुछ प्रॉब्लम हुई है इसमें, क्या प्रॉब्लम हुई? नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो गलत वैसा क्यों, मतलब हमको पहले से पता होना चाहिए ना यार, आगे से कभी फिर से ऐसा करें। देखिए क्या होता है, कैलकुलस में एक कन्वेंशन होती है, जैसे कैलकुलस क्या बोलता है आपको, सपोज अगर हम कोई पॉइंट लें x इक्वल टू 0, उसके बाद कहें कि ये x है, तो जब हम उसी डायरेक्शन में और आगे बढ़ते हैं, उसी डायरेक्शन में, तो हम इसको dx कहते हैं। लेकिन जिस डायरेक्शन में x है, अगर आप उसके अपोजिट आते हो, माइनस डी कैलकुलस में यहाँ माइनस dx लिखा जाता है। ये कैलकुलस का कन्वेंशन है भाई, कि पॉजिटिव dx तब लिखते हो जब आप वेरिएबल को एक्सटेंड करते हो, और अगर वेरिएबल को रिड्यूस करते हो तो माइनस साइन लगाना पड़ता है आपको। ये बताइए, हमारा वेरिएबल है थीटा, टॉर्क लगने के साथ थीटा की वैल्यू बढ़ रही है कि थीटा की वैल्यू कम हो रही है? कैलकुलस के कन्वेंशन में ये माइनस डी थीटा, ये आगे भी ध्यान रखिएगा इसको। इन कैलकुलस कन्वेंशन कब मुझे पॉजिटिव वेरिएबल जब इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव वेरिएबल को डिक्रीज करते हो तो हमेशा कैलकुलस में माइनस साइन का यूज करिए, माइनस डी थीटा, जिस वजह से जो आपका फाइनल आंसर आएगा नेगेटिव है। यहाँ माइनस, 2 minus यहाँ theta. प्लस, ये आंसर आएगा। और इस आंसर को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज माइनस पीई कॉस थीटा 1 माइनस पीई कॉस थीटा 2, यस सर। ऐसे कह सकते हैं, माइनस पीई कॉस थीटा 1 माइनस पीई कॉस थीटा 2, एंड दिस इज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कंजर्वेटिव है। और इससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे कंपेयर करेंगे इस रिजल्ट को। जब इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पीई कॉस थीटा 1 एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पीई कॉस थीटा 2। इसका मतलब इन ए जनरलाइज्ड फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज माइनस पीई
कॉस थीटा। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? इन्हें Yes. जनरलाइज फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी। Yes, sir. Yes, sir. यार ये दोनों, ये भाई रुको एक मिनट यार, ये दोनों पी लिखे हैं, वो पी काट ना दे कोई। इसको सिंबल यू लिख दे रहे, यू फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कॉस थीटा, जिसको वेक्टोरियल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर ई। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगेन आपको फॉर्मूले के लिस्ट में इसको भी डालना है। बार बार जहां जहां कह रहे हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो आपके रिवीजन नोट्स में होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, और बार बार पढ़ना चाहिए हमें कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है कि माइनस पी डॉट ई या फिर माइनस पी ई कॉस थीटा। सर थीटा भी बता दीजिए क्या है? थीटा बच्चा, जब दो वेक्टर्स यूज करे जाते हैं तो थीटा का मतलब ऑब्वियस है, वो उन दो वेक्टर के बीच का एंगल है, मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। नहीं सर, इससे ऊपर वाली इक्वेशन में भी थीटा वही है ना? सब में एक ही थीटा है, मतलब थीटा तो, अरे भाई ये फॉर्मूला लिखा है, अब फॉर्मूले में सिंबल्स आते हैं तो सिंबल्स का मतलब तो पता करें हम लोग। जिस हिसाब से एक बात क्लियर होती है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज माइनस पी डॉट ई, तो बड़ा एक चीज बड़ा ऑब्वियसली क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं कुछ केसेस आपको दिखाने जा रहा हूं, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शंस में, ध्यान रखिए, सपोज डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शंस, क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ यहाँ पर? माइनस पी। थीटा कितना हुआ? थीटा मतलब जीरो जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी। एंड इसके पहले हम ऑलरेडी एक बात कर चुके थे कि नेट फोर्स जीरो है, और इस स्पेशल केस में टॉर्क भी जीरो है। यस सर। फिर नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द डाइपोल इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब 180 डिग्री अपोजिट। ई हो जाएगा सर। फोर्स स्टिल जीरो, टॉर्क अगेन जीरो, एंड माइनस पी इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी इज द मैक्सिमम वर्क एनर्जी पावर का। फिर से कंसेप्ट याद करिए, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। So this is minimum potential energy. So first configuration is the stable equilibrium configuration. Since the potential energy is maximum, therefore it is unstable equilibrium. वर्क एनर्जी पावर का रेफरेंस मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जिनको ना समझ में आए वो वापस उस चैप्टर को देखे जाकर। इस बैच में मेहनत आपसे ही करवाई जाएगी, ये माइंड मेकअप कर ले। तीसरा केस, इफ electric field and dipole are perpendicular to each other. Zero. Work done zero. What is zero? Is equal to Potential zero. energy. एनर्जी जीरो। Force is also zero. But torque will act Maximum. P sin theta. And even maximum torque will act maximum torque PE. Because PE sin theta. So maximum torque यहाँ पर लग रही है, but potential energy zero है। एंड बिकॉज ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसी वजह से मैंने कहा था कि जो डाइपोल होते हैं वो हमेशा ये चाहेंगे कि वो और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में आ जाए, बिकॉज नेचर ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स कहता है एवरी सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी बोलते हो आप, एवरी सिस्टम इन दिस वर्ल्ड ट्राइज टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, हमेशा ये चाहते हैं। यस सर। राइट। सो अगर डाइपोल को मौका मिल गया, मतलब कि वो फ्री है, रोटेट कर सकता होगा, तो वो रोटेट करके और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा। ये उसका नेचर है, उसकी आदत है। नाउ यहां पर एक पॉइंट डिस्कस करने के लिए और है, देखिए एक प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं
बट इस प्रॉब्लम में भी हम फोर्स ऑन डाइपोल की ही बात करेंगे और बहुत ध्यान से दिखेगा फोर्स ऑन डाइपोल। बट नोटिस करना है जो हम फोर्स ऑन डाइपोल यहाँ पर आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज, और इसके सामने एक डाइपोल रखा जाए, पॉइंट चार्ज और डाइपोल एट अ सेपरेशन ऑफ स्मॉल आर, और पूछा जाए कि ये पॉइंट चार्ज डाइपोल के ऊपर क्या फोर्स लगा रहा होगा, ये क्वेश्चन है। फोर्स बाय दिस पॉइंट चार्ज ऑन द डाइपोल। प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, मतलब कि रिवीजन के लिए, तो जो भी आपका रिव्यू नोट्स हो उसके अंदर इस प्रॉब्लम को टैग कर ले ताकि इसको बार बार रिवाइज करें, इसमें नया कंसेप्ट है। हाउ टू फाइंड द फोर्स बिटवीन अ चार्ज एंड अ डाइपोल। अब आप लोग कहोगे कि अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बोला है कि डाइपोल के ऊपर जीरो फोर्स होती है, ये आधा अधूरा कंसेप्ट हुआ ना। हमने कभी नहीं कहा है कि डाइपोल के ऊपर फोर्स जीरो होती है, कहा है, लेकिन कब कहा है? यूनिफॉर्म हम तब होती है इलेक्ट्रिक फील्ड तब। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो वो यूनिफॉर्म हो, एंड पॉइंट चार्ज नेवर क्रिएट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज इज kq by r स्क्वायर। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है वो यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकती। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ पर फोर्स लग सकती है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि आंसर जीरो तो नहीं बोल पाएंगे? यस सर। यस ऐसे कर डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगाएगी वही बाय न्यूटन थर्ड लॉ वो पॉइंट चार्ज डाइपोल पे लगाएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, परफेक्ट है, लॉजिक बिल्कुल सही है। दैट फोर्स ऑन अ डाइपोल बाय पॉइंट चार्ज according to Newton third law it is minus times force on point charge by dipole। बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल सही तरीका यही है, मतलब इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है। मेथड्स और भी हैं बट फास्ट मेथड यही है। फोर्स ऑन डाइपोल बाय द पॉइंट चार्ज एंड फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज बाय द डाइपोल, एक्शन और रिएक्शन लॉ इक्वल अपोजिट होने चाहिए। एंड फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज बाय डाइपोल, किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है। सेकंड लेक्चर में ये बात क्लियर हो चुकी है। कूलम्ब्स लॉ ने कहा था कि दो चार्ज फोर्स में लगाते हैं, बाद में ये चीज हो गई कि चार्जेस फोर्स नहीं लगाते, किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लगती है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगती है। तो अगर फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज है बाय डाइपोल है तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगेगी, जिसको कैलकुलेट करेंगे Q इंटू ई वाले फॉर्मूले से। सो इट इज माइनस force on the point charge which is plus q multiplied by the electric field which will be created by the dipole। what electric field this dipole will create at this point? तो ये पॉइंट डाइपोल के एक्सिस पर है या डाइपोल के इक्वेटर पे है? एक्सिस पर। तो ये डाइपोल जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो अपनी एक्सिस वाले फॉर्मूले के हिसाब से which is 2 times kp divided by r cube। और कौन सी डायरेक्शन में करेगा? टुवर्ड्स द डाइपोल। मूवमेंट राइट साइड है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल राइट साइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है तो वो चार्ज के साइन को देख करके लगाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगाएगा? हाँ, मतलब ये फोर्स आपका राइट साइड लग रहा है। अब जो माइनस लगा है उसकी वजह से क्या हो जाएगा? अगर डाइपोल इस चार्ज के ऊपर राइट साइड फोर्स लगाएगा, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, डाइपोल इस चार्ज को राइट साइड फोर्स लगा रहा होगा तो ये चार्ज लेफ्ट साइड लगेगा। मतलब मैग्नीट्यूड में इतना ही फोर्स मैग्नीट्यूड में डाइपोल पे लगेगा बट लेफ्ट साइड की तरफ लगेगा।
क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. ये कह सकते हैं कि पॉइंट चार्ज डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा। Yes, sir. यस सर। और वो जो फोर्स है वो डिस्टेंस के क्यूब पे डिपेंडेंट है। यस Yes, sir. सर ओके, अभी इस पे वापस भी आएंगे और एग्जांपल दिखाते हैं आपको जो इसी लॉजिक से किए जा सकते हैं। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड अ डाइपोल, पर डाइपोल की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम। निकालिए हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द पॉइंट चार्ज ऑन द डाइपोल। सर केपी क्यू बाई आर KP by R. सेम लॉजिक। KP Q by R. चार्ज कितना फोर्स इस पर लगा रहा है ये निकालने से ज्यादा अच्छा है कि हम ये निकाल लें कि डाइपोल कितना फोर्स यहां लगा रहा है, और वो निकालना आसान नहीं है। ये डाइपोल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा? इक्वेटोरियल ये पोजीशन। डाइपोल इस पॉइंट पर, तो क्या डायरेक्शन Equatorial. होगी? क्या डायरेक्शन होगी? Opposite than that of force. तो नीचे होगी। डाउनवर्ड। तो अगर डाइपोल मूवमेंट ऊपर है, ये पॉइंट डाइपोल के इक्वेटर पे है, तो ये डाइपोल यहाँ पर डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फॉर्मूला पता होना चाहिए मुझे। इसका फॉर्मूला होता है KP by R। KP by R. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी और उसका रिएक्शन इस पे होगा, यानी अल्टीमेटली इस डाइपोल पर ऊपर की साइड फोर्स लगेगी और वो उतनी ही फोर्स होगी जितनी फोर्स यहाँ लग रही होगी। चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। So this F will be charge Q multiplied by electric field KP by R cube. समझ है यहाँ तक? बोलो। यस सर। ठीक है, अगला एग्जांपल क्विकली। डाइपोल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q। अब आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। यस सर समझ गए। यस सर। निकालिए फोर्स, इनके बीच में क्या फोर्स लगेगा, कैलकुलेट करिए। डाइपोल इस पॉइंट चार्ज पर क्या फोर्स लगा रहा होगा, या पॉइंट चार्ज डाइपोल पर क्या फोर्स लगा रहा होगा, एक ही बात है। लॉजिक याद आ रहा है? क्या करेंगे? यस सर रिजॉल्व करेंगे। यस सर। सॉल्व करेंगे P को। किसको किसको रिजॉल्व कर ले? सर पी को डाइपोल मोमेंट। क्या आएगा इधर? P cos थीटा। उस P cos थीटा का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? वेक्टर P। उसका कंपोनेंट इस तरफ P cos थीटा। P cos थीटा वाला कंपोनेंट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कौन सी राइट डायरेक्शन में साइड प्रोड्यूस करेगा? राइट साइड। तो उसकी फोर्स भी राइट साइड आएगी। कैपिटल Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ P cos थीटा से इसकी तरफ 2 KP cos Theta by R. R cube. Another component of the P is P sin theta. P sin theta. Another component of P sin ऑपोजिट theta. डायरेक्शन में गए। डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, फोर्स नीचे, चार्ज इनटू KP sin theta थीटा by R. by R cube. ये फोर्सेस आई पॉइंट चार्ज के ऊपर, और इसी का रिवर्स कर दो आप, मतलब इन्हीं का डायरेक्शन पलट दें तो वो फोर्स डाइपोल के ऊपर। तो ये होता है कंसेप्ट को पढ़ना, फॉर्मूलों को जानना और फॉर्मूलों को अप्लाई करना। एडवांटेज तभी मिलेगा आपको इन टॉपिक्स का जब आप इनको क्लास के बाद एक बार फिर से पढ़ें और बुक्स भी रीड करें साथ में, तभी फायदा होगा। क्लास नोट्स पढ़िए एंड देन एनसीईआरटी और कोई और किताब जो भी आप रेफरेंस फॉलो करते हैं वो पढ़ें, और दोनों को पढ़ करके फिर फाइनल अपना नोट्स तैयार करें। बार बार ध्यान रखिएगा इसको।
नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, जो कि फिक्स्ड मोड में है, मूव नहीं कर सकता, और हमने एक डाइपोल रखा है इसकी तरफ, कैपिटल पी का एक डाइपोल ऑफ सम मास m, और ये डाइपोल उस पॉइंट चार्ज से r0 डिस्टेंस पे है। फिर हम क्या करते हैं, डाइपोल को रेस्ट की कंडीशन से छोड़ दिया, डाइपोल रिलीज्ड एट रेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाइपोल है, टुवर्ड्स पॉइंट चार्ज है, मास है, डिस्टेंस है, और रेस्ट की कंडीशन से कहा कि तुम जा सकते हो। समझ आया आपको? रिलीज एट रेस्ट। यस सर। तो पहले तो जब डाइपोल से ऐसा कहेंगे कि तुम भाई रेस्ट की कंडीशन में हो, अब जो करना है कर लो तुम, तो ये चार्ज की तरफ जाएगा या चार्ज से बाहर जाएगा? बाहर जाएगा। बाहर जाएगा। कैसे मालूम किया कि बाहर जाएगा ये? सर एक क्योंकि चार्ज पे राइट हैंड साइड फोर्स लगेगा डाइपोल की वजह से, तो चार्ज डाइपोल पे राइट हैंड साइड पे लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरीका और भी है, अगर डाइपोल का डायरेक्शन ये दिया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और यहाँ पर नेगेटिव, बिकॉज डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ होता है। यस सर। एंड दैट मींस कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आर क्लोजर। पॉजिटिव पॉजिटिव जब क्लोज हो जाएंगे तो इनके बीच क्या ज्यादा होगी? होगी। ज्यादा होगा। तो लॉजिकल तरीके से भी देखा जा सकता है कि ये चार्ज डाइपोल को रिपेल करेगा और डाइपोल को भगा देगा कि जाओ उधर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये डाइपोल 2r0 के डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा तो उसमें क्या स्पीड होगी? फाइंड द स्पीड ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r। Find speed of the dipole when it is at a distance of 2r. सुनिएगा। थोड़ा रुकिए सर। अच्छा सर एक मिनट बस दीजिए। हाँ, लॉजिक बता देना, सॉल्यूशन तो देखना। चलिए एनीवे करो, आप करो। सर एक्सेलरेशन निकाल के उसको v dv by dr लिखिए। यस सर। एनर्जी भी फोर्स कर निकाल के Yes, सर sir, एक्सेलरेशन calculus निकाल रहे हैं use और करके। फिर ठीक, क्या ऐसा भी तो कर सकते हो ना? एक तो आप काइनेमेटिक्स की अप्रोच देखो, एक काम हम ये भी तो कर सकते हैं, आप लोगों ने मेथड बिल्कुल सही बोला है, हम ये भी काम कर सकते थे दैट वर्क डन बराबर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यस सर, एनर्जी कंसेप्ट। यस सर। बट वर्क के लिए फोर्स चाहिए, और फोर्स ऑफ चार्ज एंड डाइपोल, अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन हो चुका है। मैं तो डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं कि जो फोर्स आएगी वो कैपिटल Q मल्टीप्लाइड बाय 2kp अपॉन r क्यूब होगी। अब आपको समझना है कि ये कैसे आएगा। एक को तोड़ समझ गए सर। और स्पीड पे ध्यान दो, मैं जानबूझ करके आपको टाइम कम देना चाह रहा हूँ, स्पीड के ऊपर आपका प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्स हो गया, वेरिएबल फोर्स है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, इनटू dr। इनिशियली r0 से 2r0 जाएंगे, इक्वल टू व्हाट? हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियली वो रेस्ट पे है, मेरे ख्याल से इससे आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। यस सर कर लेंगे। ठीक है, आ जाएगा। क्वेश्चंस को दोबारा जरूर लगा लेना आज, अदरवाइज मैं फिर बोल रहा हूँ, आप फिर भूल जाओगे। और लगाने का मतलब कॉपी पढ़ने का नहीं है कि गए और कॉपी खोल के पढ़ ली। आप कॉपी पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को कहीं लिख लें और खुद से दोबारा सॉल्व करिए। और एक बार जो थ्योरी और डेरिवेशन कराई गई है उनको किताब से पढ़िएगा, नोट से नहीं, बुक्स से पढ़िएगा। इतना काम जरूर करें, प्रॉमिस कर रहे हैं। फिर ये सारे कंसेप्ट कभी भूलोगे ही नहीं, आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा ये सब चीजें। अच्छा, एक काम मैंने क्यों ये क्वेश्चन लिया है भाई, एक तो तरीका आपको बता दिया। मैं अब यहाँ पर एक डिस्कशन करने वाला हूं। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल
इज माइनस पी डॉट ई। थोड़ी देर पहले ये कंसेप्ट पढ़ा है, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। क्यों ना हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर ले। आप इससे आंसर जरूर निकालो यार, तभी आपको पता चलेगा। यहां से आंसर निकालिएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल स्पीड कैलकुलेट कर लो जो भी इंटीग्रेशन से आ रहा है, आंसर रेडी रखिएगा। हमें यह देखना है कि क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, ताकि हम और आने वाले क्वेश्चंस के लिए अपना एक माइंड मेकअप कर पाए कि हम करेंगे कैसे क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस डाइपोल मूवमेंट इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स cos थीटा एट द इनिशियल मूवमेंट। ये जो पॉइंट चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बाहर की तरफ, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्सटर्नल देखनी होती है, और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल उसके अपोजिट रखा हुआ है। क्या रखेंगे cos एंगल यहाँ पर? 180 और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखे? किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। ये ध्यान रखिएगा, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जब कैलकुलेट की जा रही होगी तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल के अलावा जो और चार्जेस है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि अदर देन डाइपोल। क्योंकि डाइपोल खुद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके अपनी एनर्जी नहीं बनाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 बिकॉज रेस्ट पे था। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में ये जो डिस्टेंस है बस ये डबल हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर नॉट की जगह 2 आर नॉट तो 4 आर नॉट स्क्वायर cos 180 एंड प्लस हाफ mv स्क्वायर। एक बार चेक कर लेना कि दोनों के आंसर्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिएगा, जो एक हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई और एक हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, और देखना ये चाहते हैं कि दोनों के आंसर्स में क्या डिफरेंस है। जल्दी करो भैया, कोलकाता ने बॉलिंग चूज कर ली है, आज मेरी टीम का मैच है। मैं आंसर नहीं पूछा बच्चा, नहीं आंसर नहीं पूछा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो पिछले मेथड से आंसर आया था और अब जो आंसर आ रहा है इनमें फर्क क्या आ रहा है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं चाह रहा इसमें, वो तो आप लोग पे शो दे रहा हूँ। क्लास 11 पर देखो नए होते हो तो वहां पर थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग होता है, लेकिन क्लास 12 में आप मैच्योर हो जाते हो तो सर मैग्नीट्यूड सेम है, साइन का डिफरेंस आ रहा है। नहीं आ रहा होगा। अगर हम सही वर्किंग करेंगे तो दोनों आपको एग्जैक्टली सेम आंसर देंगे। देखिएगा अच्छा यस सर हाँ सेम आ रहा है, सॉरी दोनों एग्जैक्टली सेम आंसर देंगे। यस सर, दोनों सेम है। अब कर लो आराम से, आराम से वेरिफिकेशन कर लीजिए, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, बाकी लोग भी वेरीफाई कर लीजिएगा, आएगा नोट से आंसर पर सेम ही आ रहा है। यस सर। तो अब आप बताओ कि आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए आप क्या चाहोगे, कौन सा मेथड ज्यादा सही लगेगा आपको, कि वर्क लगाए, काइनेमेटिक्स लगाए? एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन इसमें एक डाउट मन में ये आता है यार कि जब इसको डिराइव कर रहे थे तब तो बार बार चिल्ला के कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, और इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म।
सर यहाँ दोनों चार्जेस पे तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन लगेगी मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, हिसाब से नहीं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि भले ही इस डेरिवेशन को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, स्टिल सर उनके बीच का डिस्टेंस ही बहुत कम है, डाइपोल का तो ज्यादा फर्क आएगा नहीं। सर इसलिए ना, क्योंकि सर जो हम लोग का इनिशियल पॉइंट है तो उस समय ई हम लोग का मतलब फिक्स है, और फिर जब हम लोग फाइनल में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से फिक्स है, तो शायद इस पर नहीं, वो नहीं, अभी इसके पहले डाइपोल इतना छोटा होता है कि आप यहां और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन एनर्जी के लिए नेग्लेक्ट कर सकते हो। है बड़ा खतरनाक पॉइंट यार, ये सुनने में आसान लग सकता है कि हम डिराइव करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान के, लेकिन इसका यूज कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और आंसर भी सही आ रहा है और आएगा भी सही, आएगा भी सही। हाँ, लेंथ ऑफ डाइपोल इतना कम होता है कि उस छोटी लेंथ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन अवॉइड किया जा सकता है। सो आगे ध्यान रखना, जहां डाइपोल के मूवमेंट्स होंगे, मतलब अगर डाइपोल का मोशन इन्वॉल्व है, मैकेनिक्स आ गई कहीं पर, डाइपोल, मैकेनिक्स ऑफ डाइपोल, तो आप सजेस्ट मैं यही करूंगा, सबसे फास्ट मेथड एनर्जी कंजर्वेशन, फास्टेस्ट मेथड है। लेकिन फिर ये जो आर्गुमेंट है कि हम डाइपोल की लेंथ इतनी छोटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं, इस आर्गुमेंट से तो फोर्स भी जीरो आनी चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो फोर्स होती है, वो नहीं आ रहा। मतलब डाइपोल पर ये वाला स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि ध्यान दें, हम लोगों ने क्या बोला कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का नेट फोर्स जीरो होता है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई होती है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, बावजूद उसके आप इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हो और सक्सेसफुली आपका आंसर भी सही आ रहा है। इसका मतलब इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन में कोई लिमिटेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। फोर्स के टाइम पर ऐसा नहीं हो रहा। फोर्स के टाइम पर हम लोग कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सोल्युटली यूनिफॉर्म, एब्सोल्युटली विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन, तो हम कह रहे हैं कि फोर्स जीरो है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज पर और डाइपोल के नेगेटिव चार्ज पर एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आए। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट उस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त इग्नोर किया जा रहा है, फोर्स कैलकुलेट करते वक्त इग्नोर नहीं कर सकते आप। ये माइंड में रखना होगा। और उसके पीछे का रीजन स्केलर और वेक्टर्स की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। और क्यों नहीं हो पा रहा बता रहा हूं आपको मैं, क्यों नहीं कर पा रहे इसको, इस डिफरेंस को इग्नोर क्यों नहीं कर पा रहे। फोर्स के टाइम पर इग्नोर नहीं कर रहे हो, एनर्जी के टाइम पर बड़े मजे से इग्नोर कर दे रहे। देखो सपोज दैट हमारे पास ये माइनस चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुनिएगा, एक माइनस चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड डायरेक्शन में ई है और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड डायरेक्शन में है, बट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो यहां अलग वैल्यू, यहां पर अलग वैल्यू। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस डी मान लीजिए, डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर। यस सर। माइनस चार्ज के ऊपर फोर्स पीछे लगेगी, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स आगे लगेगी। क्या लिखेंगे नेट फोर्स? सोचो नेट फोर्स क्या रखोगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस है। नेट फोर्स माइनस करेंगे इन दोनों को, QDE towards the right. एक मिनट, QD। अब हम कह देंगे कि यार डी बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट कर दो इसको। ये एग्जैक्टली वही बात हो गई जो कई बार आपसे कही जा चुकी है। कैन वी नेग्लेक्ट 10 to the power -2 with respect to 10 to the power 5?
Yes. 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 Can we neglect 10 to the power minus 2 with respect to 0? No, sir. No, sir. नहीं कर No, सकते. sir. Because 10 to the power minus 2 is bigger than 0. A bigger number cannot be neglected. भले ही ये बहुत छोटी वैल्यू है, बट इसके साथ हम 0 मान लेते हैं. A very small value with 0. नेग्लेक्ट ये होगा कि ये होगा? 0 होगा. 0. इसीलिए इवन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत छोटा डिफरेंस है, यहाँ और यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत कम डिफरेंस है, बावजूद उसके फोर्स में उस डिफरेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता. कभी नहीं इग्नोर कर सकते. सर वो तो आप इग्नोर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने +0 लिख लिया था कंपेयर करने के लिए, पर मान लीजिए कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें समझ में ना इग्नोर करना है कि नहीं करना है, तो मतलब तब क्या? तो अजीब बात कर रहे हैं. आपके सामने लिखा जा रहा है x बराबर 10 to the power -5 और मैं पूछूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये एक तरीके से ये क्वेश्चन हुआ. लिखा है x बराबर 10 to the power -5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? क्या आप 0 बोलोगे? नहीं सर. क्यों बोलो भाई? आप कह दो कि यार बहुत छोटा नंबर है, 0 बोलो के आंसर. और यही आपके सामने लिखा हो x बराबर 10 to the power -5 + 2. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x? ये तो तब 2 बोल देंगे. तो फिर भले आगे 0 लिखा हो चाहे ना लिखा हो. सो ध्यान रखिएगा यार, फोर्स कैलकुलेशन के टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इवन छोटा सा वेरिएशन भी कंसिडरेबल है. एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इग्नोर है, -P.E, और आराम से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता करके डाइपोल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कर सकते थे. देखिए जो अप्रोक्सीमेशन लेने वाले प्रॉब्लम होती है ना, एक्चुअली अप्रोक्सीमेशंस अपने आप में बहुत टफ काम है. एरर एंड अप्रोक्सीमेशन ये दो टफ चैप्टर्स में आते हैं. नौ एग्जांपल पे आते हैं. प्लस लैम्डा का एक लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज. पॉजिटिवली चार्ज है लैम्डा डेंसिटी से. सामने इसके डाइपोल. बताइए इसमें फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये डिस्टेंस आपको दिया जा रहा है r. फाइंड फोर्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है और फोर्स लिखना है इसे डाइपोल का. मैं क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, आप एक फॉर्मूला लगाइए -P.E. कंफ्यूजन खत्म. कौन जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर? रॉड. किधर किधर? पॉजिटिवली चार्ज वायर कहाँ पर जनरेट करेगा? राइट हैंड साइड. कितना? फॉर्मूला याद होना चाहिए. लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए. फॉर्मूला शीट तैयार करते λ/d. हाँ, फॉर्मूला शीट पैरेलल में तैयार करते रहिए, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी. चैप्टर इतना आगे निकल जाएगा कि फॉर्मूला वापस भी पलट पाओगे. तो -P इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज 2k λ/r. मैंने तो डिराइव करा रखा है और मुझे याद भी है. आपको याद है या नहीं याद है? देखो -P 2k λ/r और आगे डॉट प्रोडक्ट है. ये डॉट गलती से हटना नहीं चाहिए, यानी cos थीटा भी. क्या एंगल है यहाँ पर? इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और ये जो डाइपोल है, इन दो के डायरेक्शन क्या है? 0 डिग्री. हाँ ध्यान रखिएगा. खैर ये तो पार्ट हो गया. फोर्स कैलकुलेट करनी है. 0 नहीं बोल सकते. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं मान सकते. 0 नहीं बोलेंगे. फोर्स कुछ ना कुछ तो आएगी. पहले वाले क्वेश्चन में तो ये कर लिया था कि डाइपोल की वजह से पॉइंट चार्ज पर निकाल दिया था. अब वो काम भी नहीं कर सकते. तरीका क्या होगा सुनिएगा. ऐसे क्वेश्चंस में फोर्स कैसे निकाला जाए.
सर लाइन चार्ज की वजह से अगर हम मान ले डाइपोल में दो चार्जेस का सिस्टम होता है, यस सर हाँ मैं भी सोच हाँ रहा था। हाँ बिल्कुल सही बोले। कुछ निकालेंगे r डिस्टेंस पे और r प्लस d डिस्टेंस पे। हाँ r+d/2 पे किसी लास्ट हाँ में हाँ हम एप्रोक्सीमेशन लगा लेंगे कि d बहुत छोटा है कंपैरिजन टू r। बिल्कुल सही, यही आपका तरीका भी है, बिल्कुल सही। सर यहाँ नाउ कि सर जो डाइपोल बोलो बोलो, बोलते जाओ, हम लिख रहे, तुम बोलते रहो, सुन रहे। डाइपोल की फोर्स को रॉड के किसी एक यूनिट पार्टिकल पे मान ले कि उस पार्टिकल पे लग रहा है, फिर उससे इंटीग्रेट कर दें। काहे इंटीग्रेट कर रहे हो भाई जबरदस्ती, मतलब हम जितना इंटीग्रेशन से बचना चाह रहे हैं। देखिए डाइपोल मींस व्हाट, डाइपोल मींस टू चार्जेस, तो फोर्स ऑन डाइपोल का मतलब होता है सम ऑफ, और ऑब्वियसली वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑन बोथ चार्जेस ऑफ डाइपोल। अ सिंपल थ्योरी, जहां कहीं भी डाइपोल पर फोर्स निकालनी हो एक्सेप्ट पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के केस में आपने एक दूसरा तरीका निकाल दिया था, थैंक्स टू न्यूटन, जिनकी वजह से आपको आसानी से आंसर मिल गया पॉइंट चार्ज के केस में। ये कर सकते हैं हम, मतलब हाँ सर पॉइंट चार्ज के लिए भी ये कर सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं r हाँ ग्रेटर देन d। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहां पर न्यूटन वाला मेथड ज्यादा छोटा है। यस सर यस। हाँ कर तो सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं प्रॉब्लम्स की, मेथड को फास्ट करने के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है। एनीवे, तो बाकी सारे क्वेश्चंस में देखिए, जगह डाइपोल यहाँ रखा है तो इसका मतलब यहाँ पर डाइपोल का माइनस चार्ज होगा, यहाँ डाइपोल का प्लस चार्ज होगा। सपोज करते हैं कि डाइपोल की लेंथ L है, ये वायर डाइपोल के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा विद अ फोर्स ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस वायर 2k लैम्डा अपॉन, और सिंप्लिसिटी के लिए इसको 12 कर लेते हैं, तो शायद नीचे में r माइनस एल लिख सकता हूं क्या, बिकॉज r डाइपोल के सेंटर तक का डिस्टेंस है। ये बात समझ में आई? यस सर। चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस वायर। सर ये r कहाँ तक का डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ डाइपोल। ओके सर। फिर यही पॉजिटिव वायर डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज से नफरत करेगा, और वो नफरत वाली फोर्स यानी रिपल्सन की जो फोर्स आएगी वो होगी चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस वायर एट दिस पॉइंट, 2k lambda divided by r plus l। plus L, and now the total force। कहाँ ज्यादा फोर्स लग रही है आप बताओ इसमें से, ये फोर्स ज्यादा है कि ये फोर्स ज्यादा है? r-l वाली फोर्स ज्यादा होगा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2kq लैम्डा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप बोलोगे यहाँ तो सम लिखा है तो सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं भैया, ये सम वेक्टर के हिसाब से, और वेक्टर के हिसाब से ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो बनेगा जब आप इसको सब्ट्रैक्शन करोगे तो 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। सब्ट्रैक्शन करने के बाद माइनस एल न्यूमरेटर में शायद 12 आ जाएगा, यस सर, डिनोमिनेटर और में डिनोमिनेटर Yes, में sir. r स्क्वायर, और एल को बाहर कर देंगे। चार्ज इंटू 12, चार्ज इंटू 12 वो डाइपोल मोमेंट हो गया, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया 2k लैम्डा इंटू डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय, यहाँ एल को नेग्लेक्ट कर लीजिए, आर स्क्वायर, 2k लैम्डा पी अपॉन आर स्क्वायर इज द आंसर। इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी भाई, देखो क्यों है सब बोलो। अभी मैं इसे डाइपोल को उठा करके 90 डिग्री पे कर दूं और कहूं कि अब फोर्स निकालिए, इसे डाइपोल को थीटा एंगल पर रख दूं, कहूं कि अब फोर्स निकालो, तो पता नहीं कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे इसके अंदर। तरीका समझना होगा।
26 for 1 KKR। यही स्कोर चल रहा है ना भाई, 26 for 1। यस सर। हाँ, तो तुम लोग स्कोर कार्ड खोले बैठे हो। आउट कौन हुआ यार, ये बताओ पहले। डिकॉक आउट हुआ है तो क्विंटन डिकॉक। चलो ठीक है, तब तो सही है। एक देखो कल वाले मैच में